हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएसजी कॉम्पिटिटर्स। और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी करंट अफेयर्स की बातें हम करेंगे। और आज जो हम करेंगे वो 13 अक्टूबर की बातें होगी। ठीक है भाई, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स, फिर राष्ट्रीय स्तर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर। चलिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स में सबसे पहला हम बातें करेंगे। एक नाम याद रखेंगे, अमृता बारले जी का। अमृता बारले, इनका नाम क्यों याद रखना भाई? याद रखेंगे कि इनका हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या हो गया भाई? याद रखेंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया। दूसरी बात याद रखेंगे, इनके निवास स्थान कहाँ है। कहने का मतलब ये निवासी कहाँ की है भाई? तो ग्राम भड़ेरा। पाटन विकास खंड, कहाँ पर? दुर्ग। यहाँ से बिलोंग करती हैं। तीसरी बातें इसके संबंध में आपको और याद रखना है। चलिए, ये भरथरी कलाकार के साथ पंथी कलाकार भी थी। और चौथी बातें आपको याद रखना, इनको सम्मान मिला था, सम्मान प्राप्त होता जो है मिनी माता सम्मान। ठीक है, मिनी माता सम्मान इनको दिया गया था। जो छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार है ना, वहाँ पर दिया जाता है सम्मान, तो मिनी माता सम्मान दिया गया था। राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत थे, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त था। तो ये चीज़ें याद रखेंगे अमृता बारले के बारे में। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो बड़ेना पाटन दुर्ग से बिलोंग करती हैं। और ये भरथरी कलाकार के साथ साथ ये पंथी कलाकार भी थी। इनको मिनी माता और राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा गया था। चलिए, क्लियर है बातें। अब बात करते हैं दूसरे नंबर में हम क्या देखेंगे भाई। दूसरे नंबर की बातें करें तो एक नाम आपको और याद रखना है। क्या नाम रखना है? रविंद्र अग्रवाल जी का। रविंद्र अग्रवाल। और रविंद्र अग्रवाल जी के बारे में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट SC बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या है? नए जज की नियुक्ति। ठीक है, तो वो कौन है? रविंद्र अग्रवाल जी। अब यदि हम बात करें कुल जजों की संख्या,
अब रविंद्र जी के जो है आने से कहने का उनकी नियुक्ति होने के बाद कुल जजों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, कुल जजों की संख्या कितनी है? रविंद्र अग्रवाल जी के बाद क्या है? 15 है। और आप ये याद रखेंगे कि इस हाईकोर्ट जो बिलासपुर है, इस हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी। ठीक है, तो कुल टोटल मिलाकर जो है जजों की संख्या 15 हो गई है और मुख्य न्यायाधीश के बारे में याद रखना है, रमेश सिन्हा जी हैं, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सभी बातें क्लियर है? चलिए भाई, तीसरी बातें हम करेंगे छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2019 को। अब इसकी क्या बातें हैं भाई? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात। देखिए, सुपोषण का मतलब क्या है? देखिए, एक होता है आपका जो है न्यूट्रिशन या जिसे हम कहते हैं पोषण। और पोषण के ही क्या होते हैं? प्रकार होते हैं भाई। एक पोषण के प्रकार होता है कुपोषण, दूसरा होता है अल्प पोषण और तीसरा होता है सुपोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन या पोषण के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, देखा जाए तो लगभग कितने? 3 प्रकार होते हैं। एक कुपोषण, दूसरा अल्प पोषण और दूसरा सुपोषण। कुपोषण कहने का मतलब है उनको प्रॉपर जो खाने की चीज़ होती है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, विटामिन्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें, खनिज पदार्थ है, ये सारी चीज़ें लगभग न के बराबर मिलती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं किस श्रेणी में गिनते हैं? कुपोषण की श्रेणी में। अल्प पोषण की श्रेणी में किसको गिना जाता है? इनमें से कुछ चीज़ें ही आपको प्राप्त होती है, जैसे कि अगर देखा जाए, ठीक है, कभी आपके यहाँ दाल बन गया, कभी सब्जी नहीं बना, ठीक है, कभी दाल सब्जी नहीं बना तो कुछ और बन गया। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ 1-2 चीज़ आपका रह ही जाता है आपके खाने में, आपके न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, आपके वसा लेते हैं, फिर आपका खनिज तत्व, विटामिन्स तो मिल ही जाता है। तो ये सारे लेते हैं, कुछ चीज़ छूट जाता है, तो उसको हम कहते हैं अल्प पोषण, थोड़ी। और सुपोषण कहने का मतलब होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन को हम सुपोषण कहते हैं। पूरी तरह से जब हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, हम प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, विटामिन्स, ठीक है, आ ही रहा है, फिर खनिज तत्व वगैरह ले ही रहे हैं, फाइबर्स ले रहे हैं, सभी चीज़ें अगर ले रहे हैं, प्रॉपर जो है मात्रा में ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपोषण। ठीक है, तो देखिए, बच्चे यदि खाना नहीं खाते, ठीक है, या बच्चों को नहीं मिलता खाना, तो वो किस श्रेणी में चला जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कुपोषण की श्रेणी में चला जाता है। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो शासन ने, छत्तीसगढ़ शासन ने इन्हीं बच्चों को, जो कुपोषण से ग्रसित बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए एक अभियान चलाया था 2 अक्टूबर 2019 को, उसको कहते हैं सुपोषण अभियान। क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं सुपोषण अभियान। चलिए, अब सुपोषण अभियान कहने का मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अब यहाँ कुछ आंकड़े देखने को मिला है, आंकड़े, ठीक है, आंकड़े होगा स्थिति
स्थिति 2023 की, स्थिति 2023 के अनुसार, आंकड़े स्थिति 2023 के अनुसार, यह आंकड़े यदि हम बात करें तो सर्वाधिक सुपोषित जिले, अरे किसके लिए? बच्चे के लिए भाई, बच्चे के लिए है, ठीक है। और एक हम यदि हम देखें तो जो है कम जो सुपोषित जिले, ठीक है, किसके रूप में? बच्चों के। चलिए, तो किन किन स्थानों में बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है? तो वो स्थान है आपका बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर पहले नंबर पर, ठीक है, क्या है? पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करते तो बिलासपुर, ब से याद रखिए, बिलासपुर, बलरामपुर। और थर्ड नंबर पर रायगढ़। और कम कुपोषित की बात करें तो कोरिया, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो नारायणपुर। और तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, GPM याद रखेंगे। तो इस प्रकार के आंकड़े जो है 2023 के देखने को मिले आपको। और आपको याद रखना है भाई कि छत्तीसगढ़ में 2023 की स्थिति में अत्यधिक सुपोषित वाले जिले कौन सा जिला है? तो बलरामपुर, फिर बिलासपुर, फिर रायगढ़। अगर कम या न्यूनतम सुपोषित की बात करें तो कोरिया, नारायणपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर की हम बातें यहीं लिख लेते हैं। एक स्टेटमेंट है जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। 7वें नंबर, सॉरी, 4थे नंबर। राज्य सरकार ने आवासहीन जिनके घर नहीं है, आवासहीन मतलब जिनके घर नहीं है, और कच्चे मकान, ठीक है, कच्चे मकान, या कहने का मतलब है जो खपरे उफरे का है, मिट्टी का घर है, उसको हम कहते हैं कच्चे मकान। तो राज्य सरकार ने आवासहीन और कच्चे मकान वालों को कितना, लगभग 7 लाख परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। तो आपको याद रखना है भाई, किनको? आवासहीन जिनके घर नहीं है और कच्चे मकान को कितने लोगों को, कितने परिवारों को? 7 लाख परिवारों को पक्का मकान दिलाएगी। कौन दिलाएगी? राज्य सरकार दिलाएगी, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। चलिए, उनके बारे में याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये एक अपना जो है अमृता बारले के बारे में याद रखेंगे, दूसरा रविंद्र अग्रवाल के बारे में याद रखेंगे, तीसरा जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, और चौथा ये 7 लाख परिवार को पक्के मकान के बारे में। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें 5वें नंबर पर टीबी मरीजों, टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी मरीजों की खोज में ठीक है, खोज में नारायणपुर
जिले को मिला प्रथम स्थान। ठीक है, टीबी मरीजों की खोज, कितने टीबी मरीज है, ठीक है, कितने टीबी मरीज है, इनकी खोज के लिए किस जिलों को प्रथम स्थान मिला? तो मैंने क्या कहा, देखिए प्रथम कौन है आपका, नारायणपुर, द्वितीय है, दूसरे नंबर पर द्वितीय है कौन है भाई, सुकमा, और तृतीय है, तीसरा है सरगुजा। याद रखिए प्रथम स्थान किनको मिला, जैसे कि मैंने क्या कहा, नारायणपुर को मिला। लक्ष्य क्या था भाई, लक्ष्य था कि हम 350 टीबी मरीजों की खोज करें। मरीजों की खोज का लक्ष्य बनाया गया था कि भाई 350 350 टीबी मरीजों की खोज करेंगे, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, प्राप्ति यहाँ पर कितनी हुई भाई, प्राप्ति 226। ठीक है, चलिए चलिए कुछ डिस्टरबेंस था भाई। प्राप्ति कितनी हुई, जैसे कि मैंने कहा 226 की प्राप्ति हुई है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए एक बात और याद रखेंगे, छठी बातें, छह उन्मूलन कार्यक्रम में सबसे प्रथम सुकमा है, फिर नारायणपुर है, फिर सरगुजा। लेकिन टीबी मरीजों की खोज, देखिए टीबी मरीजों 6 यही है,
अगर हम इसको टीबी बोल दें या इसको क्षय रोग बोल दें, क्षय रोग बोल दें, मतलब एक ही है। ठीक है, टीबी को ही क्या बोला जाता है? क्षय रोग। ठीक है, याद रखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं भाई? क्षय रोग बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग इसी को बोलते हैं, टीबी इसी को बोलते हैं, ये याद रखेंगे। हिंदी में लिख दें तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे, टीबी मरीजों की खोज में नारायणपुर प्रथम है, लेकिन इसके उन्मूलन में सुकमा प्रथम है। ठीक है, याद रखेंगे। और सुकमा टीबी मरीजों में द्वितीय है और क्षय रोग में नारायणपुर द्वितीय है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, मैंने लिखा 7वें नंबर पर प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 क्या है? ये किससे संबंधित है भाई? ये देश के जवानों से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में देश की आज़ादी के दीवानों और सेना के जो वीरता पुरस्कार मिले, सेना के जो वीरता पुरस्कार प्राप्त जवानों की गाथा के आधारित पर उनका कार्यक्रम है। ठीक है, गाथा पर आधारित क्या है? कार्यक्रम है। और ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिला वीर गाथा जो है प्रोजेक्ट 3.0, याद रखेंगे। चलिए, ये थे आपके कितने? 7 जो छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की बातें। राष्ट्रीय स्तर की बातें हम करते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर में हम क्या देखेंगे भाई? चलिए, थर्टी सेवन राष्ट्रीय खेल, ये 37 राष्ट्रीय खेल की यदि हम बात करें तो क्या क्या बातें हैं भाई? आयोजित कहाँ होगा, आयोजित कब होगा, कहाँ होगा? गोवा में होगा। और कब होगा, कब आयोजित की जाएगी? तो याद रखेंगे आपके 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के मध्य आयोजित होगी। तो अभी टाइम है, अभी 13 जो है अक्टूबर की हम बातें कर रहे हैं और 13 दिन बाकी, 13 दूनी 26, तो 26 अक्टूबर को ये होगा। अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन 37 में राष्ट्रीय खेल जो आयोजित गोवा में होगा 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। चलिए, जब ये हो जाएगा तो इनकी बातें अलग से हम कर लेंगे। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है कहाँ हो रहा है।
चलिए ई कैबिनेट याद रखेंगे, ई कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक है। ई कैबिनेट करने वाला, ई कैबिनेट जो है प्रणाली लागू करने वाला, प्रणाली लागू करने वाला चौथा फोर्थ राज्य, फोर्थ राज्य कौन सा है आपको बताना है। चौथा राज्य, फोर्थ राज्य, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला फोर्थ राज्य। तो याद रखेंगे आपका प्रथम राज्य तो था आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। द्वितीय राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। तृतीय राज्य या तीसरा राज्य जो था वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और फोर्थ नंबर में चौथा, चौथा जो राज्य था है अभी जो हुआ है वो त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। क्या है भाई? त्रिपुरा। और ये त्रिपुरा की यदि हम बात करते हैं तो ये कब है? 2023। कब? 2023 में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला क्या है? चौथा राज्य। 2023 में बना चौथा राज्य। याद हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलिए, दो हो गए राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, दो बातें हो गई भाई। तीसरी बातें करेंगे चलिए बेस्ड इनोवेशन, बेस्ड इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार, बेस्ड इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार 2022-23। ठीक है, ये किसको मिला है भाई? ये मिला है किसको? प्राप्त किसको हुआ है? तो याद रखेंगे मैंगलोर, मैंगलोर रिफाइनरी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल जो है लिमिटेड, या जिसे हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? MRPL। एक कंपनी है MRPL। M फॉर मैंगलोर, R फॉर रिफाइनरी, ठीक है, P फॉर पेट्रोकेमिकल, L फॉर लिमिटेड। तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इनको मिला है, क्या मिला भाई? बेस्ड इनोवेशन। ठीक है, बेहतरीन नवाचार के लिए, बेहतरीन नवाचार के लिए, सर्वश्रेष्ठ नवाचार के लिए इनको क्या किया है? पुरस्कार, पुरस्कृत किया गया है 2023 के बेस्ड इनोवेशन, सर्वश्रेष्ठ नवाचार के लिए। आपको ये भी याद रखना है, इनको लगातार दूसरी बार, सेकंड मतलब मीन्स दूसरी बार पुरस्कार मिला, लगातार दूसरी बार इनको पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार 2022-23। अगर पुरस्कार की बात ही कर रहे हैं तो एक पुरस्कार आप और याद रखेंगे चौथे नंबर पर, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022,
सरस्वती सम्मान 2022 ये किसको प्राप्त हुआ भाई, किसको मिला है? चलिए याद रखेंगे, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्रीमती शिव शंकरी, श्रीमती शिव शंकरी, जो कि ये तमिल लेखिका है। क्या है भाई? तमिल लेखिका है, तमिल लेखिका है शिव शंकरी। तो भाई तमिल लेखिका है, तो इनके लेख के बारे में ही, इनके लेख के लिए ही इनको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो इनकी एक आत्मकथा है, इनकी एक क्या है भाई, इसको इनकी एक आत्मकथा है, और जिसका नाम है सूर्यवंशम। वामसन। चलिए, सूर्यवंशम। इस आत्मकथा के लिए इनको अवार्ड मिला। चलिए, मैंने क्या कहा, सरस्वती सम्मान की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, बिरला ग्रुप द्वारा ये दिया जाता है सम्मान, ये आप जानते होंगे। 2022 की प्राप्तकर्ता श्रीमती शिव शंकरी, जो कि क्या है, तमिल लेखिका है। इनको किसके लिए इनको सम्मान दिया गया? ये सम्मान आत्मकथा इन्होंने लिखी, सूर्यवंशम। ठीक है, सूर्यवंशम नहीं है। देखिए, मैं एक पेपर में देखा था, शायद सूर्यवंशम लिखा था कि इसके लिए, ये सूर्यवंशम जो है कथा के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, सूर्यवंशम। चलिए ठीक है, सर्वोदय सम्मान और बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनिंग पुरस्कार 2022 दोनों को यहाँ पे याद रखेंगे। ये 4 बातें हो गई, 4 करंट अफेयर जो है राष्ट्रीय स्तर से हो गई, याद रखेंगे। 5वीं बातें भी हम कर लेते हैं राष्ट्रीय स्तर से। ये जो रिलेटेड है वो बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकों का बैंक। ठीक है, द बैंकों का बैंक। तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना। भाई साहब, जुर्माना। ठीक है, आरबीआई ने किस पर लगाया? पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना। चलिए, तो ये जुर्माना लगाया, इसका कारण क्या है? ठीक है, कारण है कि केवाईसी, ठीक है, केवाईसी एवं अन्य केवाईसी के नियम एवं अन्य नियमों का पालन न करने पर, एवं अन्य नियमों का पालन न करने पर, भाई, करने पर। ठीक है, तो हम जानते हैं जो भी संबंधित बैंक होगा, आरबीआई से संबंधित जो भी बैंक होगा, ठीक है, तो आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन से ही चलते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। ठीक है, अगर आप सहकारिता विभाग की अगर परीक्षा की तैयारी की होंगी, हालांकि तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था। ठीक है, 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है चुनाव के चलते, क्योंकि चुनाव का डेट आ गया है 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है, और 3 दिसंबर को उनका क्या है, रिजल्ट आएगा। तो इसी के चलते 4 दिन 5 दिन पहले, 5 दिन 1 हफ्ते पहले आई थिंक, ठीक है,
एक हफ्ता पहले क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। और उसमें आपने पढ़े होंगे जब उसकी तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949, ठीक है। तो देखिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने का 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। और जुर्माना किस कारण से लगाया है कि भाई साहब जो ये बैंक है, इससे संबंधित जो बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, जिसे हम फ़ोन पे अगर करते हैं, ठीक, पेमेंट करते हैं, ऐसी से संबंधित बैंक है, ठीक है। तो जो केवाईसी यहाँ पर जो नहीं कराए हैं, कहने का मतलब केवाईसी के नियमों का फॉलो नहीं कर रहे हैं और अन्य नियमों का फॉलो ये बैंक नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको क्या किया है, जुर्माना लगाया है। और हम जानते हैं केवाईसी क्या है। केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर्स, ठीक है। हम जानते हैं केवाईसी के बारे में क्या है भाई, नो योर कस्टमर्स, कस्टमर, कहने का मतलब है आप अपने ग्राहक को जानिए, ठीक है, आप अपने ग्राहक को जानिए। ये कौन कहता है, ठीक है, ये आरबीआई कहता है, किसको, बैंक को, कि भाई आप अपने ग्राहक को जानिए, इसलिए केवाईसी कराया जाता है। जैसे मैं बैंक में जाऊंगा तो केवाईसी कराऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल दूंगा, आधार कार्ड दूंगा, पैन कार्ड दूंगा। चलिए, तो केवाईसी करने से जैसे कि मैंने बताया था फ़ायदा क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है कि काले धन को वाइट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ठीक है। यदि आप बैंक में आप यदि आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा किए होंगे तो वो डिटेल पूरा बैंक को पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पर है, कितना जो है, ठीक है, कहाँ कितना जो है आपका डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये सारी डिटेल उनको पता चल जाएगी। तो केवाईसी रहेगी, आपका पूरा डिटेल रहेगा, तो ये बंदे के अकाउंट में इतना इतना जो है निकला है, आया है, इस प्रकार से उनको डिटेल पता चल जाएगा। लेकिन जब ये बैंक केवाईसी कराएगी ही नहीं, ठीक है, केवाईसी के नियमों को फॉलो करेगी ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि मैंने कहा, काले धन को सफ़ेद करने की जो है स्थिति या उनकी गति और तीव्र होगी, क्योंकि उनका डिटेल तो है ही नहीं बैंक के पास, ठीक है, कराया ही नहीं है। तो ऐसे में इसी कारण आरबीआई ने क्या कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है 5.4 करोड़, ठीक है, केवाईसी के नियमों और अन्य नियमों का पालन न करने के कारण, ठीक है। चलिए, क्लियर है बातें। नेक्स्ट हम चलते हैं, 5 हो गए, छठे नंबर पर अगर हम, हाँ, एक और चीज़ आप देख लीजिए। छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो एक और चीज़ आप देख लेने वाली बात है, ये है नवरत्न, ठीक है, या सीधा हम बोल देते हैं किसको मिला है, राइट्स लिमिटेड। याद रखेंगे, राइट्स लिमिटेड को मिला नवरत्न का दर्जा, ठीक है, राइट्स लिमिटेड को मिला नवरत्न का दर्जा, ठीक है। आप जानते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मिनी रत्न, नवरत्न, फिर महारत्न, ठीक है। उनकी बहुत सारे कंडीशन होता है कि सालाना इतना कमाएंगे, ठीक है, सालाना इतना आपका प्रॉफिट देंगे तब कैटेगरी में वो आएंगे, ठीक है, वो बात की बात में किसको मिला है, राइट लिमिटेड को। तो ये नवरत्न की कंपनी नवरत्न का दर्जा मिला है, तो कितने नंबर के हैं, 16वां। याद रखिए कौन से नंबर का है, कौन, राइट्स लिमिटेड कितने नंबर का है भाई, ये याद रखेंगे 16वें नंबर का है। ये नवरत्न का दर्जा मिला है, वो कितने नंबर का है, 16वें नंबर। कहने का मतलब है अब संख्या कितनी हो गई है, 16 हो गई है। कितनी हो गई भाई, नवरत्नों की संख्या क्या है, 16 हो गई है। चलिए,
ये क्या करता है? राइट्स लिमिटेड परिवहन बुनियादी ढांचा, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक और रख रखाव की आदि की सेवाएं करता है, सेवा प्रदान करता है राइट्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए जस्ट 1 मिनट वेट करें।
चलिए, थोड़ा टेक्निकल इशू था क्योंकि ये जिसको अपलोड करना चाह रहा था वो अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगा। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस नवरत्न की मैं बात कर रहा हूँ, राइट्स लिमिटेड, ठीक है, अब वो कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के। कितने नंबर के भाई? 16वें नंबर। और अन्य 15 जैसे कि मैंने क्या कहा, अन्य 15 सार्वजनिक, ये 16वें नंबर के राइट्स लिमिटेड आप लिख सकते हैं, राइट्स लिमिटेड। चलिए, तो ये आप देख पाएंगे आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, एजीनियस इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल जो है एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, आपका राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड, नेवली निगलाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी और विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और आइकॉन, ये 15 है। और 16वां क्या है? राइट्स लिमिटेड। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जो है कौन से कंपनी यहाँ पर जो है नवरत्न का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा। तो ये भी आप देख सकते हैं वित्तीय जो है स्थिति के आधार पर लगातार यदि वो 3 वर्षों तक कितना 5,000 करोड़ रुपये से अधिक शुद्ध आय करता है या 3 वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक कारोबार करता है और 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपये करता है, तब उस कंपनी को नवरत्न घोषित करते हैं, ठीक है, नवरत्न घोषित करते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, इसके अलावा और भी क्या है? कंडीशंस है, ये वित्तीय स्थिति की कंडीशंस, याद रखिए, ये जो कंडीशन है कितनी है भाई? वित्तीय स्थिति की कंडीशन है, लेकिन और भी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो उसको आपको उतना वो नहीं है, आपको बस याद रखना है कि जो है अभी कितनी हो गई? 15 हो गई, ठीक है। तो उनको नाम याद रख सकते हैं, तो कम से कम याद रखिए, और 16वां का तो याद रखें, राइट्स लिमिटेड, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें? तो ये हो गए 5, 6 और इसको हम यहीं तक रखते हैं। कहने का मतलब है राष्ट्रीय स्तर की बातें हम यहीं तक करते हैं। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहला और सबसे मुख्य अभी डेटा निकल के आया है, वो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भाई साहब, सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022-23, या जिसे हम बोल सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूखमरी सूचकांक। और ये विश्व भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये जारी कौन करता है भाई साहब? जारी कौन करता है? तो ये भी आप याद रखेंगे, जो है कंशन वर्ल्ड वाइड और वेलुगर हेल्प, अजीब टाइप का नाम है, ठीक है। ये क्या करते हैं? जारी करते हैं। अब बात करते हैं, हम तो बात कर लिए भाई कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2023 ये आया है, कौन जारी करता है? चलिए, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखते हैं। भारत के बारे में, अब भारत के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। भारत को मिला इस इंडेक्स को, भारत को कौन सा नंबर का जो स्थान मिला? 111वां स्थान प्राप्त।
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है भाई? 111वां स्थान प्राप्त है। तो 111वां स्थान प्राप्त है तो अच्छा है कि बेकार है? ठीक है, अच्छा है कि बेकार है भाई? ठीक है, तो भुखमरी ज़्यादा ठीक है, भुखमरी, तो भुखमरी में जो 111वां स्थान है, ठीक है, बहुत दयनीय स्थिति है, याद रखेंगे। चलिए, और देखिए 111 स्थान है, ये सरकार नकार रही है। सरकार का बहुत सारी चीज़ों कहना है कि ये जो आपने आधार बनाया है या ये चीज़ आपने जो इंडेक्स जारी किया है वो सही नहीं है। ठीक है, वो सही नहीं है, भारत के तरीके से वो सही नहीं है, ऐसा कह रहा है। चलिए, ये चीज़ें और याद रखेंगे। ये जो है 2023 का है, लेकिन 2012 की बात करें, सॉरी 2022 की, 2022 में ठीक है, कौन से स्थान पर था? 107वां स्थान था, 107। कितना था? 107 स्थान था। भारत का स्थान कौन सा था भाई? 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? आपका 107वां। तो 4 स्थान पीछे खिसक गया है, निचले स्तर पर चला गया है। 4 स्थान क्या चला गया भाई? निचले स्तर पर चला गया है, तो ये याद रखेंगे। अब यदि बात करते हैं इस लिस्ट में प्रथम शीर्ष 5 देशों की हम बात करते हैं, यदि शीर्ष 5 देश, तो शीर्ष 5 देश की यदि बात करें तो पहले नंबर पर आएंगे आपके, याद रखेंगे, बेलारूस। शीर्ष 5 देशों की बात करें तो ये पहले बेलारूस, दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आपका बोस्निया, ठीक है, तीसरे नंबर पर हम बात करें तो चिली, चौथे नंबर पर बात करें तो चीन है भाई साहब, चीन, चलो चीन तो आ गया है, और 5वें नंबर पर यदि हम बात करें तो क्रोएशिया, ठीक है। याद रखेंगे ये जो 111वां स्थान जो आया है, कितने देशों के जो है की सूची निकाली है? याद रखेंगे 125 देशों की सूची में 111वां स्थान जो आया है, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। 111वां स्थान जो आया है 125 देशों की सूची में 111वां स्थान है, 125 देशों की सूची में। यप, याद रखेंगे, ठीक है। ये भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। अब भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को मिला है 102, 102वां, ठीक है। बांग्लादेश को मिला है भाई साहब आपका 81, क्या है? 81वां, 81वां। नेपाल की बात करें, तो नेपाल को मिला है 69वां स्थान, और श्रीलंका को मिला है आपका 60वां। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, हमसे बेहतर है।
हमसे बेहतर स्थान पर है, ठीक है। ये तो 111वां है हमारा भारत, और हमसे बेहतर स्थान पर का क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। टॉप 5 की बात करें तो ये है, ठीक है। और अंतिम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंतिम, अंतिम या अंतिम बोल सकते हैं 125वां देश। भाई 125 देशों की सूची जारी की है, तो 125वां देश, अंतिम मीन्स 125वां देश, तो कौन होगा, वो है आपका यमन। ये भी आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो मैं पुनः रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या कहा इसके संबंध में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023, या जिसे हम कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, जारी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्गासार लिब द्वारा ये किया जाता है, जारी करता है। इस सूची में बहुत सारे आधार होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या किया जाता है, आधार के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि किस किस कैटेगरी, किस किस आधार पर, 4-5 कुछ आधार है, उसके आधार पर, उसके कैटेगरी के आधार पर सूची बनाई जाती है, ठीक है। कि इनका यहाँ पर कितना है जीडीपी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। मेन आपका पोर्शन यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, अगर वैश्विक भूखमरी सूचकांक से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 की बात करें तो भारत को 111वां स्थान प्राप्त है। कितने सूची में, 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। 2022 की स्थिति की बात करें तो जो 2022 की स्थिति की बात करें तो 107वां स्थान था। इसका मतलब क्या है, 4 स्थान नीचे खिसक गए हैं भारत। सिर्फ 5 देशों की हम बात करें तो सिर्फ 5 देशों है, बेलारूस, बोस्निया, चिली, चीन, क्रोएशिया। ये टॉप 5 याद तो रखेंगे। साथ ही साथ अपने जो है पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान 102वां स्थान, बांग्लादेश 81वां स्थान, नेपाल 69वां स्थान, या श्रीलंका जो है 60वां स्थान। ये हम याद कर सकते हैं, याद करने लायक है। अंतिम 125वां देश वो है यमन। तो ये पूरा डिटेल आप याद रखेंगे भाई, करंट अफेयर के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, सुल्तान जोहर कप, सुल्तान जोहर कप, जहर नहीं है भाई, जोहर है, सुल्तान जोहर कप है, ठीक है। चलिए, पहली बातें ये आप याद रखिए, ये उटपुठांग नाम जो है इसके बारे में आप याद रखेंगे। पहली बातें ये याद रखेंगे कि सुल्तान जोहर कप, इनकी शुरुआत कब हुई थी, आगे की डिटेल तो करेंगे बातें। शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई, अरे यार कब हुई थी भाई साहब, 2011 में शुरुआत हुई थी। और ये किससे संबंधित है, संबंधित है, तो ये संबंधित है भाई साहब, ये संबंधित है पुरुष हॉकी प्रतियोगिता की, पुरुष हॉकी प्रतियोगिता से। प्रतियोगिता किससे संबंधित है, पुरुष हॉकी प्रतियोगिता से। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं पुरुष हॉकी प्रतियोगिता, ठीक है, इस प्रकार से। तो सुल्तान लिखा है, यू भी समझ, सुल्तान जोहर, ठीक है, जोहर। तो जोहर क्यों लिखा है तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये आयोजित क्यों, कहाँ होगा, ये जोहर में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए इसके डिटेल में हम चलते हैं। तो कब आयोजित की बात करें तो आयोजित कहाँ होगा, ये आयोजित की बात करें तो आयोजित कहाँ होगा, ये जोहर में। और जोहर कहाँ पर है, मलेशिया,
कहाँ है? मलेशिया में। कब होगा? अब मुद्दा आती है कब, ठीक है, कब होगा। तो कब की बात करें तो ये होगा 27 अक्टूबर सन 2023 से 4 नवंबर सन 2023 तक चलेगा, ठीक है। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य ये चलेगा, याद रखिए, ठीक है। अब इसमें भारत की बात करते हैं। भारत ने अपनी 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की, ठीक है, कि भारत ने 20 सदस्य, कितने? 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की दी है, ठीक है, कि ये भी लोग क्या है, चलेंगे अब, ठीक है। चलिए, भारत ने ये जो है, ये जो कप है, अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत ने याद रखिए, भारत ये कप जो है 3 बार जीता है, ठीक है। इसके पहले 2022 में भी विजय प्राप्त हुए थे, विजय रथ में शुमार हुए थे, और विजय रथ अभी चालू है, तो 2023 में संभावना है जीतने की, ठीक है। तो चलिए मैं रिपीट करता हूँ, सुल्तान जोहर कप, या हाँ ये भी आपको याद रखना है, सुल्तान जोहर कप का कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ संस्करण की बात करें तो 11वां संस्करण का आयोजन होगा, ठीक है। सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण जोहर मलेशिया में किया जाएगा। मलेशिया, ये गीला टाइप दिख रहा है, मलेशिया है भाई, मलेशिया में किया जाएगा। कब? 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य। शुरुआत, सुल्तान जोहर कप की शुरुआत 2011 में हुआ था। ये पुरुष, ठीक है, जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। भारत भी इसमें हिस्सा ले रही है, और हाल ही में अनाउंसमेंट हो गया है 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के। और आपको ये भी याद रखना है, भारत ने 3 बार ये जीत चुके हैं, भारत ये जो कप 3 बार जीत चुके हैं, और पिछले बार 2022 में विजय प्राप्त हुए थे, 2022 में जीते थे। ये आपको याद रखने, इतनी सारी बातें, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल स्तर की बातें। चलिए, एक चीज एक और याद रख सकते हैं, तीसरी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट कुइपर, ठीक है, कुइपर, ठीक है। प्रोजेक्ट कुइपर है क्या चीज भाई? देखिए, कुइपर का मतलब है, कुइपर का यहाँ अर्थ है सैटेलाइट से, ठीक है। क्यूपर क्या है? एक सैटेलाइट है, एक क्या है भाई? सैटेलाइट है। सैटेलाइट है, ठीक है। कुइपर क्या है? एक सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट को, ठीक है, क्या किया गया है? प्रक्षेप किया गया है, प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या है? प्रक्षेप किया गया है सैटेलाइट को वहाँ पर। और ये किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, ये जो है किसके द्वारा किया गया है? तो अमेज़न कंपनी, किस कंपनी के द्वारा? तो अमेज़न कंपनी के द्वारा क्या किया गया है? एक सैटेलाइट जो है क्या किया गया? स्थापित किया गया। और ये सैटेलाइट स्थापित किया गया है इंटरनेट सेवा के लिए। किसके लिए? इंटरनेट सेवा के लिए, सेवा हेतु। अब अमेज़न क्या करेगा? इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा, और उसके लिए एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम है कुइपर,
और उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट कुइपर, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ तक? तो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर एवं छत्तीसगढ़ तीनों से संबंधित बातें हमारी हो चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं अंतिम में हम क्या देखते हैं, जो हमने क्लास किए हैं आज की क्लास में उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अमृता बारले जी छत्तीसगढ़ से संबंधित, अब बातें याद रखें। अमृता बारले हाल ही में इनका निधन हो गया, निवासी ग्राम बड़ेला पाटन दुर्ग से। ये भरथरी कलाकार के साथ साथ पंथी गायिका भी है। सम्मान मिनी माता सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान। रविंद्र अग्रवाल के बारे में याद रखें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए जज के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। अब जजों की कुल संख्या क्या हो गई, 14 से 15 हो गई है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक है, तो इसमें 2023 के आंकड़े देखें तो सर्वाधिक सुपोषण की स्थिति में बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़ है और कम सुपोषित की स्थिति में कोरिया, नारायणपुर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम। राज्य सरकार ने आवासीन और जो है कच्चे मकान वाले परिवारों को कितने 7 लाख परिवारों को क्या है पक्का मकान देने का निर्णय लिया है। ये आप याद रखें। टीबी मरीज या क्षय रोग जिसको हम ही कहते हैं, टीबी मरीजों की खोज में नारायणपुर जिलों को प्रथम स्थान मिला है और वहीं पर क्षय या टीबी उन्मूलन की कार्यक्रम चलाने में सुकमा को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो ये लिस्ट देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले से ही। चलिए, टीबी मतलब क्षय रोग ही है भाई। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 ये देश के जवानों से संबंधित है। देश की आज़ादी के दीवानों और सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त जवानों की गाथा पर ये कार्यक्रम हुआ था, उसके आधारित पर कार्यक्रम हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर हमने बातें की 37वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ आयोजित होगा, ये गोवा में होगा। कब होगा, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना भाई, वो बना त्रिपुरा। ठीक है, पहले ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को ये प्राप्त हुआ था, लेकिन 2023 में चौथा राज्य बना, वो है आपका त्रिपुरा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट में बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार 2022-23। ठीक है, तो कहने का मतलब है सर्वश्रेष्ठ नवाचार के रूप में प्राप्त कौन, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड MRPL लगातार दूसरी बार इनको प्राप्त हुआ। अगर ठीक है, चौथी बात देखते हैं सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करता श्रीमती शिव शंकरी, जो कि एक तमिल लेखिका है, और उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया। ठीक है, बिरला ग्रुप द्वारा ये दिया जाता है, ये आप जानते ही हैं, पहले ही बता चुका हूँ। RBI के बारे में मैंने कहा, RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया जुर्माना। कितने का जुर्माना लगाया भाई, 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कारण KYC के नियम और अन्य नियमों को फॉलो न करने पर। KYC मीन्स नो योर कस्टमर। क्या आप अपने कस्टमर को जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो उसके जानने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक में जमा कराया जाता है। ठीक है, एक फॉर्म भरा जाता है, उसको हम कहते हैं KYC। ठीक है, तो इसके नियम और अन्य नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया। राइट्स लिमिटेड को मिला नवरत्न का दर्जा। ठीक है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न सुने होंगे, उसमें से नवरत्न का दर्जा कौन से नंबर का, 16वें नंबर का मिला। कौन से, 16वें नंबर का नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत सारे कंडीशन है जो नवरत्न मिलते हैं। ये वित्तीय कंडीशन है। क्या है, वित्तीय कंडीशन है। वित्तीय कंडीशन ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 15 नवरत्नों की संख्या मैंने यहाँ पर बताई कौन कौन से हैं। और 16वें की बात करें तो राइट्स लिमिटेड। ठीक है, 16वां कौन है भाई, आपका राइट्स लिमिटेड है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें, इसको मैं हटा देता हूँ, अलग से ये लिख देता हूँ, क्योंकि जब PDF ये बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है ना बाद में। 16वां राइट्स लिमिटेड। चलिए
ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक हम देख चुके थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बातें करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में बात किया। भारत 111वां नंबर, कितने में, 125वें में, जो सूची में 125 देशों की सूची में भारत 111वां नंबर। 2022 में 107वां नंबर था। शीर्ष 5 देश देख सके, बेलारूस, बोल्विशा, चिली, चीन और जो है क्रोएशिया। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 102, बांग्लादेश को 81वां, नेपाल को जो है 69वां और श्रीलंका को 60वां स्थान मिला। अंतिम देश आपका यमन है। याद रखेंगे ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। सुल्तान जोहर कब, जस्ट अभी मैंने बताया 11वां संस्करण जोहर जो है आपके मलेशिया में हुआ रहा 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य। ठीक है, भारत ने अपने 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ठीक है, जोहर कप की शुरुआत मैंने बताया 2011 में, संबंधित है किसे, जो जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है और 3 बार भारत जीत चुका है। और प्रोजेक्ट जो कुइपर क्या है, एक सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया किसके लिए, जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। किसके द्वारा, अमेजन कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, बाय, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर ढेर सारी बातें होंगी, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।